नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर जो है हम रेगुलर राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो है एमसीक्यू को करते हैं। जो राजस्थान के आपके जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आपको पूछी जाएगी उसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़कर आप अपनी अनअकैडमी की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और मेरे बारे में आप यहाँ पर जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। जो प्रिपरेशन जो है मेरे बारे जो है करवाई जा रही है, कर रहा हूँ मैं। अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स है, उसके बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेज मिलती है और उन लाइव क्लासेज में आप अपने डाउट्स जो है एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। साथ ही जो है पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको अवेलेबल होते हैं, मतलब कि कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जाती है। कंप्लीट जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं उस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होती है ताकि आप अपने आप को जो है इवेल्युएट कर सके कि आपकी प्रिपरेशन जो है यहाँ पर किस डायरेक्शन में चल रही है। और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं यहाँ पर आरपीएससी कैटेगरी में उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस तो कर ही पाएंगे, साथ ही सारे के सारे कोर्सेज को भी आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर पाएंगे। मतलब कि आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम में की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी आपको जो है जैसे कि आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी रीट की, पटवार की, पुलिस की, एसआई की, सारे के सारे जो कोर्सेज जो है आपको एक बार में ही सब्सक्रिप्शन के साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है, एटीएम कार्ड पर भी ईएमआई अब अवेलेबल है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए आप रेफरल कोड 10VV का यूज़ करें, इससे आपको 10% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। और प्लस कोर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको कंप्लीट सिलेबस जो है यहाँ पर करवाया जाता है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में फ्री स्पेशल क्लासेस को आप देखिए। फ्री स्पेशल क्लासेस को देखने से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्लस का इंटरफेस आपको किस प्रकार से मिलेगा, प्लस पर आप जो है किस प्रकार से इंटरेक्ट होंगे। तो वहाँ पर फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए भी आप इस रेफरल कोड का यूज़ करें 10VV, इससे आपको 10% डिस्काउंट और फ्री स्पेशल क्लासेस अनलॉक होगी। खुद को रजिस्टर करने के बाद में मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि सब्सक्रिप्शन आप जो भी लें 1 ईयर या 2 ईयर का लें, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन में जो है थोड़ा समय भी लगता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो 1 ईयर या 2 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इकोनॉमिकल जो है बेनिफिट मिलता है। 7000 रुपीज़ का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है और 8400 रुपीज़ का हमारा 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। तो 1 साल का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है 7000 रुपये का है, लेकिन अगर आप रेफरल कोड 10VV का यूज कर लेते हैं तो इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट 6300। और उसके अलावा आपके पास में जो कॉइन आपने वीडियोज लेक्चर्स देख देख के अर्न किए हैं तो उसको भी आप रिडीम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उनको भी आप जो है यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है हमारा 7560 रुपये में अवेलेबल है। नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है, एटीएम कार्ड पर भी। डेबिट कार्ड जो होता है आपका एटीएम कार्ड पर जो है आप नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है आपके, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आसान किस्तों में आप इसको ले सकते हैं और नो कॉस्ट अतिरिक्त भुगतान आपसे नहीं लिया जाता। चलिए, पहला प्रश्न, राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया था? कब और किसने करवाया? 1662 में जयसिंह के द्वारा, 1888 में फतेह सिंह के द्वारा, 1662 में राज सिंह द्वारा और 1559 में उदय सिंह द्वारा। राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया जाता है? तो राजसमंद झील के निर्माण की अगर हम बात करें तो 1662 में यहाँ पर महाराणा राज सिंह के द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है। सी जो स्टेटमेंट है, स जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। वह झील जिसमें आयड़ नदी गिरती है तथा इस झील में गिरने के बाद आयड़ का नाम बेड़च हो जाता है। मतलब आयड़ तो गिरती है और जब इस झील से निकलती है तो उस नदी को जो है बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। तो वह झील जिसमें आयड़ नदी गिरती है और इस झील से निकलने के बाद में जो आयड़ नदी है उसका नाम बेड़च हो जाता है, तो वह कौन सी झील है? तो वह हमारी उदय सागर झील है। ठीक है, काफी बार पूछा जा चुका है इसके बारे में, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। सी इज द राइट आंसर, उदय सागर लेक। आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है? आना सागर झील के अंतर्गत कौन सी नदी का पानी आता है? बांडी, गोमती, आयड़ और साबरमती।
देखिए इसमें आप जो है थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस से भी अगर आप करेंगे ना तो भी आप इसका कर पाएंगे। आप लोगों को पता होगा आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है, तो आना सागर झील में यहाँ पर बांडी नदी का पानी आता है। ठीक है, देखिए गोमती, आयड़ और साबरमती नदियों की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो है ये दक्षिणी भाग में हमको मिलेगी। दक्षिणी जैसे गोमती की बात करें तो राजसमंद में है, आयड़ की बात करें तो उदयपुर में है। ठीक है, मतलब उस साइड के इलाके में है, और अजमेर आप लोगों को पता है थोड़ा सेंट्रल पार्ट में हमारा पड़ जाता है। ठीक है, और राजस्थान में जो है इतनी लंबी नदियां है नहीं, अगर आप जो है देखें तो ढंग से। ठीक है, एक दो नदियों को छोड़ के कोई इतनी ज्यादा विशेष लंबी नदियां नहीं है, तो बांडी नदी जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? रेवासा, ताल छापर, काबोद और सिलिसेड। तो इनमें से कौन सी झील जो है यहाँ पर खारे पानी की झील नहीं है? तो कौन सी झील ऐसी है जो यहाँ पर खारे पानी की नहीं है? आप लोगों को पता होगा रेवासा जो सीकर में, सॉरी, रेवासा सीकर में खारे पानी की झील है। ताल छापर जो है खारे पानी की झील है। काबोद जो है यहाँ पर ये भी खारे खारे पानी की झील है जैसलमेर में। सिलिसेट जो है यहाँ पर मीठे पानी की झील है अलवर में। तो सिलिसेट जो है यहाँ पर खारे पानी की झील नहीं है। राजस्थान की सबसे गहरी झील जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? डीरवाना, कोलायत, जयसमंद और नक्की झील। तो राजस्थान की सबसे जो है यहाँ पर गहरे पानी की झील जो है कौन सी है? तो कौन सी झील जो है राजस्थान की सबसे गहरे पानी की झील है यहाँ पर? नक्की झील जो है राजस्थान की सबसे गहरे पानी की झील है। उदयपुर स्थित सिटी पैलेस जो है कौन सी झील पर स्थित है? तो सिटी पैलेस जो है यहाँ पर कौन सी झील में स्थित है ये आपको बताना है। फतेह सागर, उदय सागर, जयसमंद और इनमें से कोई नहीं। तो उदयपुर स्थित सिटी पैलेस जो है यहाँ पर कौन सी झील पे स्थित है? इनमें से कोई नहीं का आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है तो यहाँ पर सिटी पैलेस जो है कौन सी झील में स्थित है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं तो आपका हो गया। तो अब आपको ये भी बताना है कि कौन सी झील में स्थित है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। बालसमंद झील का निर्माण यहाँ पर कौन करवाता है? कब और कौन करवाता है? 1145 ईस्वी में भीमराव, 1159 ईस्वी में विनय सिंह, 1159 में बालक राव और 1150 में बाल सिंह। तो यहाँ पर बालसमंद झील जो जोधपुर जिले में स्थित है, बालसमंद झील का निर्माण जो है यहाँ पर किसके द्वारा और कब करवाया जाता है? तो बालसमंद झील की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1159 में यहाँ पर बालक राव के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अभी हमने किया था इसका, तो जल्दी से आप सही आंसर दे देंगे। अजमेर की आना सागर झील में तो वह कौन सी नदी है? बांडी, बेड़ज, साबी और काकणी। जस्ट अ मिनट। तो अजमेर की आना सागर झील में जो है यहाँ पर किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। ए इज द राइट आंसर। ये जिन्होंने भी आंसर दिया है वो हमारा सही आंसर है। काबोद झील किस जिले में है? राजस्थान के कौन से जिले में काबोद झील है? अभी हमने चर्चा की थी, अगर पीछे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो राजस्थान के कौन से जिले में जो है यहाँ पर काबोद झील है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में यहाँ पर काबोद झील है। सी जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है। मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील? सांभर, ढेबर, काकणी और राजसमंद। तो राजस्थान में जो है
मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है यहाँ पर डेबर झील है। बी जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर है। कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो उदयपुर में नहीं है? फतेह सागर, उदय सागर, राजसमंद और पिछोला। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी झील है जो उदयपुर में नहीं है? फतेह सागर, उदय सागर और पिछोला। आप सभी लोगों को पता है ये तीनों की तीन झीलें जो है हमारे उदयपुर में है, और राजसमंद झील जो है राजसमंद जिले में है। सी इज द राइट आंसर। उदय सागर झील का निर्माण कब होता है? किस शासन काल में जो है, किस समय के बीच में यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण होता है? 1558 से लेकर 1565, 1559 से लेकर 1564, 1560 से लेकर 1563 और 1561 से लेकर 1562। उदय सागर झील का निर्माण जो है यहाँ पर, टाइमर वापस आप लोगों के लिए मैं कर देता हूँ 20 सेकंड का। तो यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण जो है कब होता है? उदय सागर झील का निर्माण जो है 1559 से लेकर 1564 ईस्वी में होता है। बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी झील है? माउंट आबू झील, बालसमंद झील, नक्की झील और राजसमंद झील। तो राजस्थान की वह झील कौन सी है जो सबसे ऊंची है? तो राजस्थान की वह कौन सी झील है जो सबसे ऊंची झील है? तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील जो है नक्की झील, माउंट आबू में ही स्थित है, सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में। पर्यावरण किससे बनता है? इनमें से कौन से घटक है जिनसे जो है पर्यावरण का निर्माण होता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैवीय घटकों से और उपरोक्त सभी से। पर्यावरण का निर्माण निम्नलिखित में से किस घटकों से होता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पर्यावरण का निर्माण जो है इन सभी से होता है। डी इज द राइट आंसर। महाद्वीप अलग कैसे हुए? मतलब कि महाद्वीप आप लोगों को पता है कि अलग किस प्रकार से होता है, ये पूछा गया है। ज्वालामुखी के फूटने से, मतलब कि ज्वालामुखी के विस्फोट से, विवर्तन की प्रक्रियाओं से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से और उपरोक्त सभी से। इनमें से किस वजह से जो है अलग हुए? देखिए आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा संपूर्ण जो पृथ्वी थी, संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल भाग है, जो वर्तमान में 8 महाद्वीप है, तो स्थल भाग जो है हमारा, ये अगर हम बात करें संपूर्ण जो हमारा स्थल भाग है उसको पहले पैंजिया के नाम से जाना जाता था, और उसके आसपास के भाग को पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर, पैंजिया जो है, पैंजिया भी वर्तमान की अगर हम बात करें तो 8 भागों में टूट चुका है, जिसको 8 महाद्वीपों का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप अलग जो है यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की वजह से होते हैं। बी इज द राइट आंसर। प्लेट टेक्टोनिक जो हमारी प्रक्रिया है, विवर्तन की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम? बाबा अलमंदेव, हॉर्मुज, बोस्पोरस और मलक्का। तो कौन सी जल संधि है जो हिंद महासागर को लाल सागर के साथ में जोड़ती है? हिंद महासागर को लाल सागर के साथ में जोड़ने वाली जो जल संधि है वो हमारी बाबा अलमंदेव जो है जल संधि। ए इज द राइट आंसर, बाबा अलमंदेव। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? 25 पीपीटी, 35 पीपीटी, 45 पीपीटी और 55 पीपीटी। तो अरब सागर का जो पानी है उसका औसत खारापन पूछा गया है आपको। तो अरब सागर के पानी का औसत खारापन, देखिए खारापन जो है यहाँ पर पीपीटी में मापा गया है, तो पार्ट्स पर थाउजेंड है इसका फुल फॉर्म।
पार्ट्स पर 1000 35 पीपीटी जो है यहाँ पर है हमारा अरब सागर का औसत खारापन। वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेश जनक बल, भूविक्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल और बहिर्जात बल। तो वलन की क्रिया किसका परिणाम है वो आपको बताना है। महादेश जनक बल का, भूविक्षेपीय बल का, पर्वत निर्माणकारी बल का और बहिर्जात बल का। वलन क्रिया जो है हमारे यहाँ पर पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। आप लोगों को पता होगा, दो प्लेट्स जब आपस में टकराती है, दो प्लेट्स आपस में जब टकराती है तो हल्की प्लेट जो होती है, मान लेते हैं ये हल्की प्लेट है ए, ये बी है भारी प्लेट। तो हल्की प्लेट जो है हमेशा ऊपर की ओर उठती है और भारी प्लेट जो है हमेशा नीचे की ओर धंसती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये इसी प्रकार का पर्वत जो हमारा वलित पर्वत कहलाता है। ठीक है, तो हल्की प्लेट हमेशा ऊपर की ओर उठती है और भारी प्लेट जो हमेशा नीचे की ओर धंसती है। तो हल्की प्लेट का ऊपर उठना और मतलब इन दो प्लेटों का टकराना, इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है हमारी वलन की प्रक्रिया कहलाती है। उसको हम वलन की प्रक्रिया कहते हैं। ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? पूर्वी कटक के नाम से हम उसको जानते हैं, पूर्वी कटक। तो कौन से ओशन में है यहाँ पर? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में और आर्कटिक महासागर में। पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में और आर्कटिक ओशन में। अंध महासागर को अटलांटिक, अंध महासागर को जो है यहाँ पर अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। तो पूर्वी कटक जो है हमको यहाँ पर हिंद महासागर में मिलता है। तकला मकान मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल जो है आपको पूछा गया है कहाँ पर, कौन से देश में स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल कौन से देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन। तो तकला मकान मरुस्थल जो है यहाँ पर चीन में स्थित है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। खनिज क्या है? यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। खनिज उनमें से क्या है? क्या लिक्विड है, क्या अकार्बनिक ठोस है, गैस है या फिर सभी? खनिज क्या है? द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है और सभी। तो खनिज जो है यहाँ पर अकार्बनिक ठोस है। बी जिन्होंने भी आंसर दिया है वो हमारा सही आंसर है। विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वह कौन सा देश है जो विश्व में सबसे अधिक कोयला जो है यहाँ पर उत्पादित करता है? तो उसकी अगर हम बात करें तो वह है चाइना। चाइना जो है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादित करता है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलते हैं? तो वह कौन सी चीज है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु जो हमको मिलते हैं? खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व और सभी। एक ही प्रकार का जो खनिज है हमको निम्नलिखित में से किसमें मिलते हैं? तो एक ही प्रकार के खनिज जो है हमको किसमें मिलते हैं? तो वो अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्राकृत तत्व जो होते हैं उनमें हमको एक ही प्रकार के खनिज मिलते हैं। सी इज द राइट आंसर। पुडुचेरी क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुडुचेरी का जो क्षेत्र है कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो है मैं टाइमर एक बार वापस से कर देता हूँ। तो पुडुचेरी का जो क्षेत्र है वो विभाजित है, पाया जाता है कौन कौन सी जगह पर वो आपको बताना है। तो पुडुचेरी का जो क्षेत्र है हमारा
तमिलनाडु क्षेत्र में भी है, पुदुचेरी के एनक्लेव तमिलनाडु में भी है, खंड मतलब कि एनक्लेव मतलब खंड, केरल में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम कुछ इस प्रकार से हमारा भारत का मैप बनता है। ये कुछ इस प्रकार से अगर इंडिया का मैप देखें तो यहाँ पर बात हो रही है पुदुचेरी की, तो पांडिचेरी जो पुदुचेरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके एनक्लेव मिलते हैं, यहाँ पर एक तो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में 2 और एक केरल में। तो आंध्र प्रदेश में जो है वो यनम है, आंध्र प्रदेश में जो है वो है हमारा यनम। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के बाद में यहाँ पर पुदुचेरी, तमिलनाडु में पुदुचेरी, तमिलनाडु के अलावा बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो कराईकल, ये भी आपको तमिलनाडु में ही मिलता है। और यहाँ माहे, माहे जो है केरल में, ठीक है। तो पुदुचेरी एनक्लेव जो है यहाँ पर 4 खंडों में विभाजित है। तो आप देख सकते हैं कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी 7 बहनों का भाग नहीं है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। पूर्वोत्तर में जो है उनको 7 सिस्टर के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो है उसका भाग नहीं है। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के जो है यहाँ पर सीमावर्ती है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो कौन जो है यहाँ पर यूपी के साथ में सीमा लगाते हैं उसके बारे में पूछा गया है। पंजाब है क्या, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन से जो है यहाँ पर यूपी के साथ में सीमा लगाते हैं। तो पंजाब नहीं लगाता, तो पंजाब नहीं लगाता तो एक को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे रिमूव हो जाते हैं। बी हमारा सही आंसर है, 2, 3 व 4। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है। हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग और उत्तर प्रदेश का भाग। तो वह कौन सा क्षेत्र है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हरियाणा का भी भाग आता है, आप लोगों को पता है गुड़गांव जैसे कि एग्जाम्पल। राजस्थान का भी भाग आता है जैसे अलवर है, भरतपुर है। यूपी का भाग जैसे कि नोएडा है, ठीक है। पंजाब का किसी प्रकार का कोई भाग नहीं आता। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का में अवस्थित है, मतलब कि एनसीआर का पार्ट है, वो आपसे पूछा गया है। अंबाला, खुर्जा, करनाल और रोहतक। तो इन चारों में से कौन सा जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का भाग है। तो एनसीआर के भाग की अगर हम बात करें तो करनाल और रोहतक है। 3 और 4 जो है हमारे यहाँ पर बी जिन्होंने भी आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। तो भारत का जो है समुद्री तट जो है सबसे अधिक लंबा जो है अगर हम बात करें तो वो गुजरात का है। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह कौन से राज्य है जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात,
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो कर्क रेखा इनमें से कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यूपी से नहीं गुजरती है और झारखंड से गुजरती है। 3 वाले को अगर हम सभी को रिमूव कर देते हैं तो 3 वाले रिमूव हो जाते हैं यहाँ पर, 1, 2 और 4 जो हमारे बचेंगे। तो कर्क रेखा जो है भारत के, अगर हम बात करें, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में अगर हम पहला राज्य की अगर हम बात करें तो वो पश्चिम से पूरब की ओर चल रहे हैं, तो वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 5th पोजीशन पर हमारा है झारखंड। हम पश्चिम से पूरब की ओर चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा, और मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य है भारत के जहां से हमारी कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो इसको जरूर ध्यान रखें। मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में नहीं होगा। मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार, जिसमें आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार से आप इसको याद कर सकते हैं। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं, इसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या आप सभी को अच्छे से पता है, 9 है। पश्चिमी तट पर 5 है, पूर्वी तट पर आपको 4 मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र मिलेगा, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये 9 राज्य हमारे तटीय राज्य हैं। चक्रवात का शांत क्षेत्र किस नाम से जानते हैं? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र और गर्त। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है हम किस नाम से जानते हैं? तो चक्रवात के शांत क्षेत्र को चक्षु के नाम से हम जानते हैं। स्वेज नहर का निर्माण कौन से सन में होता है? 1905 में, 1854 में, 1897 में और 1899 में। तो स्वेज कैनाल जो है हमारी, उसका निर्माण कौन से सन में किया जाता है, ये पूछा गया आप लोगों से। तो स्वेज नहर का निर्माण जो है अगर हम बात करें तो 1854 में होता है, 1854। कौन सी नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? सू, पनामा, कील और स्वेज। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जो है यहाँ पर बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से मिलाती है। तो यहाँ पर बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जो मिलाने वाली है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वह इसका जो है आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। क्रा नहर जो है किस देश में स्थित है? फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड और भारत। क्रा नहर जो है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर कौन से देश में जो है यहाँ पर स्थित है? तो वह थाईलैंड में स्थित है क्रा नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर जो है यहाँ पर
किसको कहते हैं? ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर जो है हमारी, वह कौन सी है? तो वह स्वेज नहर है। निम्नलिखित में से एक की सीमा कैस्पियन सागर में नहीं है। किसकी सीमा जो है यहाँ पर कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, वो बताना है। तो किसकी सीमा कैस्पियन सागर में नहीं मिलती है? कजाकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान और इनमें से कोई नहीं, तो वो होगा हमारा अर्मेनिया। तो यहाँ पर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जो जोड़ने वाली नहर है वो हमारी है कील नहर। ठीक है, जिन्होंने वीडियो एंड तक देखा होगा वो जरूर आंसर को उनका आंसर मिल गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया व युगांडा के पर जो है सीमा बनाती है? तो यहाँ पर कौन सी एक ऐसी झील है जो तंजानिया और युगांडा पर जो है के बीच में जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यहाँ पर कौन तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विश्व की खारे पानी की झील बॉन झील कौन से देश में स्थित है? एक दो प्रश्नों को हम और करेंगे, उसके बाद में हमारी क्लास जो है कल होगी। तो विश्व के सर्वाधिक जो है यहाँ पर खारे पानी की झील किस देश में स्थित है? तो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है यहाँ पर तुर्की में स्थित है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई जो है यहाँ पर कितनी है? तो 65.1 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 155.1 किलोमीटर और 98.8 किलोमीटर। तो 168 किलोमीटर जो है यहाँ पर स्वेज नहर की लंबाई है और 60 मीटर की ये चौड़ी है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी लंबाई। 60 मीटर जो है ये चौड़ी है, और अगर हम बात करें तो 16.5 मीटर ये गहरी है। ये मीटर में है, बाकी लंबाई किलोमीटर में। स्वेज नहर बनकर कब तैयार होती है, कौन से सन में? 1851 में, 1890 में, 1869 में और 1871 में। स्वेज नहर जो है यहाँ पर बनकर कब तैयार होती है? स्वेज नहर जो बनकर यहाँ पर 1869 में तैयार होती है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है यहाँ पर जिसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जानेंगे? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अंटार्कटिका को जो है यहाँ पर श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, इसको समताप कर लेना आप लोग, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, इसको आप मध्य मंडल कर लीजिएगा, और ओजोन मंडल में। तो वायुमंडल की जो सर्वाधिक घनत्व है यहाँ पर कौन किस जगह पर होता है? तो वायुमंडल के सर्वाधिक घनत्व की अगर हम बात करें तो वह क्षोभ मंडल में होगा। ठीक है, आज की क्लास में जो है हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हम कल की क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोगों को जो है लेक्चर पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक जो है इसको लाइक और शेयर जरूर करें। जब भी अनअकैडमी का हिस्सा बने 10 VV रेफरल कोड का आप जरूर प्रयोग करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की होली अच्छी रही होगी। ठीक है, हैप्पी होली टू वंस अगेन ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।